हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ 6 चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास, जो हिंदी टीजीटी पीजीटी प्लस हिंदी नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न है, इनमें से ख्वाजा बंदा निवाज गेसुदराज की रचना कौन सी है। ख्वाजा बंदा निवाज गेसुदराज की रचना कौन सी है? तो शिकारनामा, हिदायतनामा, बारहमासा और मिराजुल आशिकीन। तो ये सभी उपर्युक्त सभी ख्वाजा बंदा निवाज गेसुदराज की रचना है। शिकारनामा, हिदायतनामा, बारहमासा और मिराजुल आशिकीन। ठीक है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक यानी ख्वाजा बंदा निवाज गेसुदराज की प्रसिद्ध पुस्तक मिराजुल आशिकीन दक्खनी गद्य की प्रमुख पुस्तक मानी गई है। ठीक है। मिराजुल आशिकीन जो रही इनके द्वारा रचित ये दक्षिणी गद्य की प्रमुख पुस्तक मानी गई है। इसके अलावा इस ग्रंथ में सूफी धर्म का उपदेश दिया गया है। ख्वाजा बंदा निवाज गेसुदराज द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक मिराजुल आशिकीन दक्षिणी गद्य की प्रमुख पुस्तक मानी गई है और इसमें सूफी धर्म का उपदेश दिया गया है। अगला प्रश्न है, कुतुब मुश्तरी किसकी रचना है? कुतुब मुश्तरी किसकी रचना है? तो मुल्ला वजही। कुतुब मुश्तरी मुल्ला वजही द्वारा रचित ग्रंथ है। मुल्ला वजही ने सन 1635 में सबरस नामक ग्रंथ की रचना की। मुल्ला वजही ने 1635 में सबरस नामक ग्रंथ की रचना की। सबरस को उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना माना जाता है। सबरस को उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना माना जाता है। इसके अलावा दक्षिणी हिंदी में कुलियाते कुली कुतुब शाह नामक एक वृहद काव्य की रचना मोहम्मद अली कुतुब शाह ने की। दक्षिणी हिंदी में कुलियाते कुली कुतुब शाह नामक एक वृहद काव्य की रचना किसने की? तो मोहम्मद अली कुतुब शाह ने की। हुसैन अली खां ने चार दरवेश का फारसी से दक्षिणी में अनुवाद किया। हुसैन अली खां ने चार दरवेश नामक ग्रंथ का फारसी से दक्षिणी में अनुवाद किया। इसके अलावा चार दरवेश नामक ग्रंथ का अनुवाद हुसैन अली खां ने अपने पुत्रों के लिए किया था। चार दरवेश का अनुवाद हुसैन अली खां ने फारसी से दक्षिणी में अनुवाद किया था। जो किन के लिए किया था? तो अपने पुत्रों के लिए किया था। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ किस ग्रंथ से माना है? तो चंद छंद वर्णन की महिमा से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ अकबर के समय कवि गंग द्वारा रचित चंद छंद वर्णन की महिमा से माना है। यह ग्रंथ अकबर के समय में कवि गंग द्वारा रचित है। गुरुमुखी लिपि में खड़ी बोली गद्य की रचना होगी। गुरुमुखी लिपि में खड़ी बोली गद्य की रचना कौन सी है? रचना जो रही ये मिहिरीवानु, हरिजी, दयाल अनेमी आदि लेखकों ने की। गुरुमुखी लिपि में खड़ी बोली गद्य की रचना किन लेखकों ने की? तो मिहिरीवानु, हरिजी, दयाल अनेमी। ठीक है। सोढ़ी मिहिरीवानु ने सचुषंड पोथी लिखकर गुरुवाणी की व्याख्या प्रस्तुत की। सोढ़ी मिहिरीवानु ने सचुषंड पोथी लिखकर, ये जो मिहिरीवानु हम लोगों ने ऊपर देखा ना, ये एक ही है। सोढ़ी मिहिरीवानु ने सचुषंड पोथी लिखकर गुरुवाणी की व्याख्या प्रस्तुत की थी। अगला प्रश्न है, पंचांग दर्शन नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना किसने की? तो पंचांग दर्शन नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना मथुरा प्रसाद शुक्ल ने की थी। पंचांग दर्शन नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना मथुरा प्रसाद शुक्ल ने की। पंडित दौलत राम ने हरिशेणाचार्य द्वारा रचित जैन पद्म पुराण का भाषा अनुवाद किया। पंडित दौलत राम ने हरिशेणाचार्य द्वारा रचित
जैन पद्म पुराण का भाषा अनुवाद किया। ठीक है, जैन पद्म पुराण का अनुवाद किया। इसके अलावा है भाषा योग वशिष्ठ नामक ग्रंथ की भाषा क्या है? भाषा योग वशिष्ठ नामक ग्रंथ की भाषा है पंजाबी मिश्रित ब्रजभाषा पंजाबी ब्रजभाषा मिश्रित खड़ी बोली। पंजाबी ब्रजभाषा मिश्रित खड़ी बोली ये भाषा योग वशिष्ठ की भाषा है जो राम प्रसाद निरंजनी द्वारा रचित है, भाषा योग वशिष्ठ नामक ग्रंथ। ठीक है, आचार्य शुक्ल ने 1700 संवत और सन में अंतर होता है। ठीक है, संवत 1798 में रचित भाषा योग वशिष्ठ को परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक और राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक स्वीकार किया है। फिर से एक बार देख लेते हैं। आचार्य शुक्ल ने संवत 1798 में रचित भाषा योग वशिष्ठ को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1798 में रचित भाषा योग वशिष्ठ कब रचा गया? तो संवत 1798 में। संवत की जितनी दी हुई होती है, मतलब जैसे संवत 1798 है, अगर इसे सन में बदलना हो, ईस्वी में बदलना हो, तो इसमें से 57 हम लोग घटा देंगे तो वो ईस्वी में निकल जाएगी। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1798 ईस्वी में रचा गया भाषा योग वशिष्ठ को परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक माना। ठीक है, परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक माना इन्होंने। इसके अलावा इसके जो रचयिता रहे, भाषा योग वशिष्ठ के रचयिता राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक भी स्वीकार किया था रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, अगला प्रश्न है सुख सागर नामक ग्रंथ की रचना किस ग्रंथ के आधार पर किया गया? तो विष्णु पुराण के आधार पर। सुख सागर नामक ग्रंथ की रचना, जिसकी रचयिता रहे मुंशी सदा सुखलाल, इसकी रचना किस ग्रंथ के आधार पर की गई? तो विष्णु पुराण के आधार पर। मुंशी सदा सुखलाल ने खड़ी बोली में सुख सागर की रचना की है। किस भाषा में सुख सागर की रचना की है मुंशी सदा सुखलाल ने? तो खड़ी बोली में। आगे देखेंगे, मुंशी सदा सुखलाल नियाज़, ये पूरा एक ही है। ठीक है, मुंशी सदा सुखलाल नियाज़ और इंशाअल्लाह खां, इन दोनों का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं है, जबकि लल्लू लाल और सदल मिश्र ये दोनों फोर्ट विलियम कॉलेज की हिंदी के व्याख्याता माने जाते हैं। ठीक है, मुंशी सदा सुखलाल नियाज़ और इंशाअल्लाह खां, इन दोनों का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं है, जबकि सदल मिश्र और लल्लू लाल का है, और इनके बारे में पूछा भी जाता है, सदल मिश्र और लल्लू लाल के बारे में। रानी केतकी की कहानी नामक ग्रंथ को और किस नाम से जाना जाता है? तो उदयभान चरित के नाम से जाना जाता है रानी केतकी की कहानी, जो इंशाअल्लाह खां द्वारा रचित है। इंशाअल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी की रचना 1798 से 1803 के मध्य की। इंशाअल्लाह खां ने रानी केतकी की रचना कब की? तो 1798 से 1803 के मध्य। इस ग्रंथ से सर्वप्रथम खड़ी बोली गद्य साहित्य में लौकिक श्रृंगार में प्रेमाख्यानक परंपरा का क्या हुआ? सूत्रपात हुआ। रानी केतकी की कहानी नामक ग्रंथ से जो इंशाअल्लाह खां द्वारा रचित है, इससे सर्वप्रथम खड़ी बोली गद्य साहित्य में लौकिक श्रृंगार में प्रेमाख्यानक परंपरा का सूत्रपात हुआ। शैली की दृष्टि से रानी केतकी की कहानी हास्य प्रधान है। शैली की दृष्टि से रानी केतकी की कहानी कैसी कहानी है? तो हास्य प्रधान कहानी है एक। यह हिंदी की पहली मौलिक लिखित गद्य कथा मानी जाती है। रानी केतकी की कहानी हिंदी की पहली मौलिक लिखित गद्य कथा मानी जाती है। इसकी भाषा चटकीली मटकीली अलंकृत किस्सा गोई शैली और मुहावरेदार है। ठीक है, लल्लू लाल उर्दू भाषा को क्या कहते थे? लल्लू लाल जी उर्दू भाषा को क्या कहते थे? तो यामनी भाषा। लल्लू लाल जी उर्दू भाषा को यामिनी भाषा कहते थे। लल्लू लाल का ब्रज भाषा व्याकरण इनकी मौलिक रचना मानी जाती है। लल्लू लाल द्वारा रचित ब्रज भाषा व्याकरण इनकी मौलिक रचना मानी जाती है। ठीक है, लल्लू लाल द्वारा रचित ब्रज भाषा व्याकरण इनकी मौलिक रचना मानी जाती है। इनके द्वारा रचित राजनीति
लल्लू लाल जी द्वारा रचित राजनीति, माधव विलास, लाल चंद्रिका ब्रजभाषा गद्य में है। शेष रचनाएं खड़ी बोली गद्य में है। लल्लू लाल द्वारा रचित राजनीति, माधव विलास, लाल चंद्रिका ये सभी ब्रजभाषा गद्य में है और शेष रचनाएं किस में है तो खड़ी बोली गद्य में है। इन्होंने 1802 ईस्वी में लल्लू लाल जी ने 1802 ईस्वी में राजनीति के नाम से हितोपदेश की कहानियों को ब्रजभाषा गद्य में अनुवाद किया। लल्लू लाल जी ने सन 1802 ईस्वी में राजनीति के नाम से हितोपदेश की कहानियों को ब्रजभाषा गद्य में अनुवाद किया। प्रेम सागर की रचना करते समय लल्लू लाल जी ने यामिनी भाषा को छोड़ने की बात कही थी। लल्लू लाल जी द्वारा रचित प्रेम सागर ग्रंथ के बारे में काफ़ी बार पूछा जाता है और इस ग्रंथ की रचना करते समय इन्होंने किस भाषा को छोड़ने की बात कही थी तो यामिनी भाषा को। और यामिनी भाषा वो किस भाषा को कहते थे? उर्दू भाषा को। सदल मिश्र ने रामचरित्र की रचना किस ग्रंथ के आधार पर की? सदल मिश्र ने रामचरित्र की रचना आध्यात्म रामायण के आधार पर की। सदल मिश्र ने रामचरित्र की रचना आध्यात्म रामायण के आधार पर की। सदल मिश्र बिहार के आरा जिले के निवासी थे। सदल मिश्र बिहार के आरा जिले के निवासी थे। ठीक है। इन्होंने चंद्रावली या नासिकेतोपाख्यान के बारे में काफ़ी बार पूछा जाता है। सदल मिश्र के द्वारा रचित नासिकेतोपाख्यान, इन्होंने चंद्रावली मतलब नासिकेतोपाख्यान या फिर चंद्रावली की रचना यजुर्वेद के आधार पर कठोपनिषद में वर्णित नचिकेता के कथा को आधार बनाकर खड़ी बोली गद्य में की। ध्यान रखिएगा, सदल मिश्र ने चंद्रावली या नासिकेतोपाख्यान की रचना यजुर्वेद के आधार पर कठोपनिषद में वर्णित नचिकेता के कथा को आधार बनाकर खड़ी बोली गद्य में की। फिर से एक बार पढ़ते हैं। सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान की रचना यजुर्वेद के आधार पर, ठीक है, यजुर्वेद के आधार पर कठोपनिषद में वर्णित नचिकेता के कथा को आधार बनाकर खड़ी बोली गद्य में की। इनकी भाषा पूर्वीपन लिए हुए व्यवहारिक खड़ी बोली है। इनकी भाषा, सदल मिश्र की भाषा पूर्वीपन लिए हुए व्यवहारिक खड़ी बोली है। उदंत मार्तंड साप्ताहिक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है तो कलकत्ता से। उदंत मार्तंड साप्ताहिक पत्रिका कलकत्ता से प्रकाशित होती है। इस पत्रिका में उदंत मार्तंड नामक पत्रिका में मध्य देशीय भाषा के नाम से उल्लेख किया गया है। उदंत मार्तंड नामक पत्रिका में खड़ी बोली का उदंत मार्तंड नामक पत्रिका में खड़ी बोली का मध्य देशीय भाषा के नाम से उल्लेख किया गया है। इसके प्रकाशन दिन को आधार मानकर 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। इम्पॉर्टेंट है। उदंत मार्तंड पत्रिका में खड़ी बोली का मध्य देशीय भाषा के नाम से उल्लेख किया गया है। उदंत मार्तंड पत्रिका में खड़ी बोली का किस नाम से उल्लेख किया गया है तो मध्य देशीय भाषा के नाम से उल्लेख किया गया है। इसके प्रकाशन दिन को आधार मानकर 30 मई को आधार मानकर राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।